स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग बेसिकली क्या है यूएस, रसिया और फ्रांस के साथ हमारा कैसा संबंध है उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो चौथा लेक्चर है उसका चौथा लेक्चर का दूसरा पार्ट है। देखिए, पहली बात है कि हम रसिया क्या अमेरिका पे चलते हैं पहले। तो ये नॉर्थ अमेरिका है और ये है मिशिगन। मिशिगन लेक ये है। मिशिगन लेक पूरी तरह अमेरिका में है। ठीक है, तो ये यूएसए है और ये क्या है, कनाडा है। ठीक, तो बल्कि यूएस और ऊपर से है। ठीक है, तो ये यूएस के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि कैसा रिलेशन है। तो देखो, ये प्रशांत महासागर क्षेत्र है। ठीक है, पूरा एशिया से भी लगा हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। तो ये एक रणनीतिक क्षेत्र है। फिर यहाँ के माध्यम से हम कहाँ जा रहे हैं, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर भी एक रणनीतिक क्षेत्र है इसका। ठीक है, तो हम लोग जब भी बात करेंगे तो इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे अमेरिका को लेके, और क्या भारत पे प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, उसको देखेंगे डिटेल में। तो पहला आता है कि भारत और यूएस का संबंध कैसा है। तो देखो, भारत और अमेरिका का संबंध लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करेगा। जितना हमने क्षेत्र बताया था ना आपको डायमेंशन में, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, ठीक है, कूटनीतिक, वो सभी क्षेत्रों को क्या करता है, कवर करता है। और चूंकि यूएस भी क्या है, लोकतांत्रिक देश है, और भारत भी लोकतंत्र को समर्थन करता है, इसकी वजह से और नजदीकियां बढ़ी हुई हैं। ठीक, और पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ज्यादा है यूएस और अमेरिका में। क्यों, कारण बता रहे हैं कि देखो 40% वहां के जो उच्च पद पे काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, चाहे इसरो हो, 40% इंडियन है। और उनकी मात्र भूमि कौन सा है, भारत है। इसलिए पीपल टू पीपल कनेक्ट ज्यादा करते हैं। ठीक, अब देखो, अगर देखा जाए पहला कि भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार कितना है, तो 21-22 में 119 या 120 अरब डॉलर के करीब था। इतना बोल सकते हैं, 119 या 20 जो भी बोल दो, करीब करीब बोलना होता है मेंस में, ऐसा तो पूरा डाटा याद नहीं रखना होता है। ठीक है ना, तो इतना ध्यान में रखना कि अमेरिका और भारत में द्विपक्षीय व्यापार कितना है, 21-22 में 120 करोड़। और यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यात गंतव्य है। मतलब भारत सबसे ज्यादा निर्यात कहां करता है, तो यूएस में करता है निर्यात। ठीक है, और यूएस से अगर देखा जाए आयातक के रूप में भारत, आयातक के रूप में भारत कौन सा है, 3rd नंबर पे है। तो ये डाटा है जो हमारा किसमें था, जो बजट आर्थिक सर्वेक्षण है। और नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो उसमें बदल जाएगा, लेकिन अगर हाल दो ये लिखते हो तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। और एफडीआई में देखा जाए तो यूएस से भारत में अगर देखा जाए तो एफडीआई आया है, तो वो दूसरा बड़ा स्रोत है एफडीआई का, कौन, अमेरिका। भारत में जितने एफडीआई आते हैं उसमें सेकेंड स्थान रखता है अमेरिका। ठीक, तो हमने बताया क्या कि व्यापार कितना है, लगभग 120 अरब डॉलर का है, बिलियन का। दूसरा क्या बताया कि निर्यात में नंबर 1 है भारत, जहां निर्यात सबसे ज्यादा करता है, यूएस को करता है। और यूएस से आयात करने वाला भारत तीसरे नंबर पे है। फिर बोला कि एफडीआई जो भारत में आते हैं, तो कुल एफडीआई में दूसरा नंबर रखता है किसका, अमेरिका का। ठीक है, ये डाटा हमें प्री, और ये हम लोग प्री में पढ़ते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि प्री पढ़ने से हम लोग का क्या होगा कि नंबर उसको कैसे यूज करना है ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्री में जो हम ये फैक्ट पढ़ते हैं उसको मेंस में यूज करके बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हैं। अब देखो, सहयोग के क्षेत्र क्या है। तो सहयोग के क्षेत्र में आतंकवाद को लेकर सहयोग कर रहा है, ऑल्दो यूएन में कुछ रोड़ा है, लेकिन आतंकवाद को लेकर सहयोग कर रहा है। सामूहिक विनाश के हथियार जो हैं, जो वेपन है सामूहिक विनाश वाले, जैसे न्यूक्लियर है, ठीक है, केमिकल वेपन है, ये सर बायोकेमिकल वेपन है, ये सब क्या है, सामूहिक विनाश के हथियार माने जाते हैं। तो सामूहिक विनाश के हथियार से निपटना और आतंकवाद से निपटने में ये दोनों एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। फिर जो समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग और संचार, जो समुद्री संचार है उसमें उसको संरक्षण दोनों क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं, समुद्री मार्ग को और संचार को। G20 में, ठीक है, आसियान में, कमा आप लोग लगा लीजिएगा नोट्स में, थोड़ा हल दो, बहुत हम तो कहेंगे कि गलत है, कमा वगैरह लगाना चाहिए, लेकिन अगली बार हम कोशिश करेंगे कमा वगैरह लगा लेंगे। आसियान, G20, जो IMF है, क्वाड है, ऐसे मंचों पे अंतरराष्ट्रीय सहयोग करते हैं। तो यही केवल मंच नहीं है, और भी मंच हैं।
तो जैसे जैसे याद आएगा, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन हो गया, आसियान हो गया, G20 हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, ये सब एक मंच पे अंतरराष्ट्रीय सहयोग करते हैं इस पे। ऐसे WTO मत यूज कर लेना, क्योंकि WTO में सबसे ज्यादा यूएस के खिलाफ कर रहा है कृषि उत्पादों पे, ये नरक मचाया हुआ है कौन, अमेरिका। तो इससे बचना, WTO मत यूज कर लेना, ठीक। अल्दो हम बोल दिए हैं, ठीक है। रक्षा सहयोग कर रहा है, तो देखो रक्षा सहयोग में क्या क्या है, लेमोआ, कमकासा और औद्योगिक सुरक्षा समझौता, ये साइन किया है कौन, लेमेवा, कामकासा, औद्योगिक सुरक्षा और बेका जैसे रक्षा समझौते क्या किया है, साइन किया है। तो अब हम आ जाते हैं कि लेमेवा क्या होता है, कामकासा क्या होता है, इनके बारे में जान लें, और बेका क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो हम लोग आगे कुछ क्लियरिटी रहेगी, ठीक। अब देखो लेमेवा का मतलब क्या होता है, लेमोवा का मतलब होता है एल फॉर लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक, ठीक है, ई फॉर एक्सचेंज, एक्सचेंज, और मेमोरेंडम, एम फॉर मेमोरेंडम, ओ फॉर ऑफ, और ए फॉर एग्रीमेंट। मतलब कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इसको बोला जाता है। ये हस्ताक्षर किया गया था 2016 में। कब किया गया था, 2016 में। नोट्स में थोड़ा सा साइड में इसको लिख लेना, क्योंकि हमने लिखा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो समय न्यूज में नहीं है और ये आने की बहुत संभावना कम है, लेकिन जानना चाहिए, थोड़ा बहुत जान ले। तो लेमेवा कब साइन हुआ था, 2016 में साइन हुआ था, ठीक है ना। और इस समझौते में ऐसा हुआ था कि इंडिया और अमेरिका, जरूर लिख लेना इसको नोट्स में, ठीक है। तो इंडिया और अमेरिका के सेना एक दूसरे को क्या करेंगे, सैन्य सुविधा, क्या करेंगे, सैन्य सुविधा देंगे। थोड़ा सा पॉइंट में लिख लेना, सैन्य सुविधा देंगे, पहुंच आसान बनाएंगे, एक दूसरे को पहुंच आसान बनाएंगे, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या है कि अगर हमारे नौसेना को, इंपॉर्टेंट चीज है कि नौसेना को अगर कोई क्या कहते हैं ऊर्जा की या ईंधन की जरूरत हुआ, तो वो ईंधन की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे, ठीक है। तो सैन्य सुविधा देंगे, एक दूसरे को पहुंच आसान करेंगे, नौसेना को ईंधन देंगे, फिर पोर्ट ऑफ कॉल, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे सुविधाएं देता है। तो क्या क्या देगा, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है, संयुक्त अभ्यास करने के लिए, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता देने के लिए, और आपदा के समय में राहत देने के लिए, आपदा से निपटने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था, लेमेवा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो लेमेवा हमारे ख्याल से समझ गए होंगे कि क्या था, मेजर सैन्य सुविधा था कि सैन्य सुविधा एक दूसरे को देंगे, दूसरा पहुंच आसान करेंगे, कहीं भी पहुंच होगा एक दूसरे को मदद करेंगे पहुंच करने के लिए। नौसेना अगर मान लो कि समुद्र में है और नौसेना फंस गई, ईंधन ही नहीं है, तो एक दूसरे को ईंधन पूर्ति करेंगे। पोर्ट ऑफ कॉल की बात इसमें किया गया है। संयुक्त पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब जैसे सड़क पे आप लोग ढाबा देखे हो, हाईवे होता है, ढाबा होता है, और ढाबा पे ये रुकते हैं, गाड़ी वाले रुकते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा लेटते हैं और फिर चल देते हैं। तो पोर्ट ऑफ कॉल ये समुद्र का ढाबा है, बस आसानी से ये समझो, समुद्र का ढाबा है, ठीक है। और सिंगापुर के देख लो, अर्थव्यवस्था इसी पे है, ठीक है। सेना एक दूसरे को प्रशिक्षित करेंगे, मानवीय सहायता देंगे, आपदा अगर कोई आ गई तो राहत पहुंचाएंगे, इस एग्रीमेंट में बात कहा। तो लेमोआ के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लिए, ठीक। अब समझो कामकासा। कामकासा का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन, ठीक है, ये कॉम, ठीक है, और ये का मतलब कैपेबिलिटी नहीं, कंपेटेबिलिटी, ठीक है, कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये हमारा कॉमकासा है, कम्युनिकेशन, कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक ना, एग्रीमेंट, ये हमारा क्या है, कॉमकासा है, ठीक है। अब कॉमकासा में क्या बोला गया, देखो साहब, ये भी रक्षा से ही संबंधित है, क्योंकि हम रक्षा सहयोग में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रक्षा का होगा। तो इसमें बोला गया कि जितने भी एनक्रिप्टेड संचार प्रणाली, अब ये समझना कि संचार प्रणाली, एनक्रिप्टेड संचार प्रणाली का मतलब क्या, ये इंक्रिप्शन का मतलब है कि
ऐसा संचार करा जाए कि कोई कोड उसको कोई पढ़ ना पाए। मतलब अगर रक्षा की कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट होगा, अगर इनक्रिप्टेड होगा तो मतलब कोई दूसरा ना पढ़े। तो इनक्रिप्टेड संचार प्रणाली के हस्तांतरण की बात इसमें बोला गया था। हस्तांतरण किया जाएगा, ठीक है, हस्तांतरण किया जाएगा, सरल किया जाएगा, ठीक है। और जो भी जो उच्च तकनीकी वाले सैन्य उपकरण है, उन सैन्य उपकरण को क्या किया जाएगा, साझा किया जाएगा, ठीक है। तो ये समझौता था कौन का सा, बस आसान भाषा में समझे कि समझौता क्या था इसमें। इसमें था कि इनक्रिप्टेड संचार जो व्यवस्था है उसका हस्तांतरण करना, सरल करना, और उच्च तकनीकी वाला जो सैन्य उपकरण है उसको साझा करना है, ये काम का समय था। और नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग बिक्का पे चलते हैं। अब देखो बिक्का क्या है। बिक्का का मतलब होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें क्या बात बोला गया था बिक्का में बोला था कि जो भी भूस्थानिक जानकारी होगा, भूस्थानिक जानकारी, वो एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, एक दूसरे को देंगे, एक्सचेंज करेंगे भूस्थानिक जानकारी, जिससे सुरक्षा हमारा क्या हो, और सुदृढ़ हो। तो हम लेमोआ देख लिए, कमकासा देख लिए। औद्योगिक सुरक्षा समझौता मतलब उद्योगों को सुरक्षा देना, ठीक है, बिक्का समझ लिए। तो इस तरह रक्षा सहयोग हुआ। अब देखो साइंस एंड टेक में और स्पेस में सहयोग करते हैं। साइंस एंड टेक में हमने बताया ना कि जैसे रक्षा के जो उच्च तकनीकी वाले हथियार हैं वो साझा करने की बात कही गई है। तो जाहिर सी बात है साइंस एंड टेक यूज किया गया है, ऊपर ऐसे भी देख के समझ में आ जाएगा। तो वो एग्जाम्पल दे दोगे, ठीक है ना। अब देखो मेन बात यह है कि अंतरिक्ष में भी किया जा रहा है। जैसे एक समझौता है ज्वाइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसका नाम है निसार। ये ज्वाइंट प्रौद्योगिकी सहयोग से बनाया जा रहा है भारत और अमेरिका के। कौन सा, निसार। तो निसार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, लेकिन एक दो लेके ही चलेंगे भाई। 125 या 200 वर्ड में हम कितना लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको एग्जाम्पल देते चलना है। प्रवासी और लोगों के मध्य संबंध बनाया जा रहा है। जैसे अमेरिका में भारतीय तीसरा सबसे बड़ा एशियाई निर्जातीय समूह है, अर्थात पूरे अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में भारत तीसरा नंबर का, थर्ड नंबर का एशियाई लोग रहते हैं। मतलब पूरे एशिया में देखा जाए कि सबसे ज्यादा कौन रहता है, तो तीसरे नंबर पे भारत वाले रहते हैं, ठीक है। एक पे शायद चाइना है, शायद, ठीक है। वो ऐसे भी सरोकार नहीं है, उसे क्या मतलब, लेकिन थर्ड नंबर पे है। फिर और भी सहयोग किस में कर रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ऊर्जा में, साइबर सुरक्षा को लेके, असैन्य परमाणु सहयोग लेके, आतंकवाद को लेके, नारकोटिक्स से निपटने के लिए, इन सभी क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया क्या क्या। अब जरा सा एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, ठीक है ना, कि इनके बीच में सहयोग क्या क्या है। अमेरिका के बीच में आतंकवाद, सामूहिक विनाश के हथियार से निपटने के लिए, समुद्री मार्ग को सुरक्षित और संचार को संरक्षित करने के लिए, फिर G20 जैसे यूएन और IMF, वर्ल्ड बैंक, क्वाड आदि मंचों पे एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। WTO मत लिखना, बस ये बताया था। रक्षा सहयोग करते हैं, लेमोआ हुआ, कमकासा हुआ, औद्योगिक सुरक्षा समझौता हुआ, बिक्का हुआ, इन सब पे ये क्या किए हैं, द्विपक्षीय समझौता हुआ है। और अभ्यास देखो, अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास किया जाता है, वज्र प्रहार किया जाता है, ये हम लोग प्री में जानते हैं। तो ये प्री में पढ़ते हैं जब अभ्यास वाला, तो अभ्यास युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और अमेरिका बीच। वज्र प्रहार किसके बीच में होता है, ये अमेरिका और इंडिया के बीच में। तो ये लिखेंगे। साइंस एंड टेक में हमने कहा कि निसार है, ठीक है। प्रवासी और लोगों के मध्य में संबंध देखें तो लोगों में ये थर्ड नंबर, एशिया का थर्ड नंबर है जो वहां पे अमेरिका में रहते हैं। और क्या सहयोग कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, और असैन्य परमाणु सहयोग कर रहा है, आतंकवाद का सामना, नारकोटिक्स से निपटना, ये सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो फिर क्या चुनौतियां हैं। अब चुनौतियां देखो, पहला क्या है, आर्थिक क्षेत्र पे चुनौती हम देख रहे हैं। तो जो फार्मा पेटेंट पे असहमति लेके
असहमत बना है दोनों के बीच में फार्मा पेटेंट को लेके। अमेरिका के स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में अमेरिका ने क्या कर दिया था, प्राथमिकता निगरानी की सूची में डाल दिया था। तो सोचो कि भारत को निगरानी में डाल दिया था फार्मा पेटेंट पे असहमति को लेके। दूसरा, भारत की विनियामक, अच्छा इसको डिटेल में हमें नहीं लिखना है, अगर हम बोल बच्चन बोल भी दें तो कितना कर लोगे, बस इतना जानो कि फार्मा जो दवाई होता है उसका पेटेंट किया जाता है, तो उस पेटेंट को लेके असहमति बना हुआ है दोनों को लेके, और वो किस में बना है, डब्ल्यूटीओ में, जाहिर सी बात है। ठीक, तो ये इस पे हम डब्ल्यूटीओ पे आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन इतना बस जान लो, इस पे हमें पीएचडी नहीं करना है। पहली बात, हम बार बार बोल रहे हैं कि पीएचडी नहीं करना है, इतना जानो कि लिख लो, और लिख न लो अच्छा लिख लो। भारत की विनियामक पारदर्शिता और स्थानीयकरण की नीति, जो भारत की रेगुलेशन की है, पारदर्शिता की है, स्थानीयकरण की नीति है, कि उसका विरोध ज्यादातर करता है कौन, अमेरिका करता है। जैसे स्थानीयकरण का मतलब क्या, कि स्थानीय जो उद्योग है उसको ज्यादा तवज्जो देता है। अगर एमएनसी यूएस का एमएनसी आया हुआ है तो उसको उतना तवज्जो ना देके स्थानीयकरण को ज्यादा तवज्जो देता है। ठीक है, ये इसको लेके इसमें दिक्कत होता है। जो भारत की रेगुलेशन है तो ये बोलता है यूएस कि हमारे जो एमएनसी कंपनी है उसके साथ क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, पारदर्शिता नहीं रखता है। तो ये कौन आक्षेप लगाता है, अमेरिका लगाता है। ठीक है, भारत की टैरिफ, टैरिफ नहीं है टैरिफ है, यहाँ पे सही कर लेना, भारत की जो टैरिफ प्रणाली है वो विशेष करके कृषि में, हमने कहा था ना कि डब्ल्यूटीओ में कृषि को लेके बवाल मचाया रहता है, तो डब्ल्यूटीओ में कृषि को लेके, फार्मा पेटेंट को लेके, ये सब पे बवाल रहता है। और एक याद है कि जीएसपी से बाहर कर दिया था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, अमेरिका ने भारत को विकासशील देश कहने की जो दर्जा था वो रद्द कर दिया, कहा कि ना भैया भारत विकसित देश है। ठीक है, जीएसपी उसी के कारण वापस ले लिया था, और जीएसपी उस समय न्यूज था तो मेंस में आ सकता था, अभी जीएसपी न्यूज में नहीं है तो उसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में देख लिया, अब सामरिक क्षेत्र में देखो तो गुटनिरपेक्षता के प्रति लंबे से समय से चली आ रही है। जैसे भारत हमेशा नैम को क्या करता है, प्रमोट करता रहता है। ठीक है, तो जब शीत युद्ध था यूएस और यूएसएसआर में, तभी से अमेरिका के मन में नैम को लेके ये खटकता रहता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की जब वापस हो रही थी तो भी ये भारत और अमेरिका के बीच में इसको लेके तनाव हुआ था। भाई अफगानिस्तान भारत के सटे हुए सेंटर है, आपने बताया नहीं, सीधे अनाउंस कर दिया, और वहां पे अव्यवस्था फैल गया। वो अव्यवस्था का सबसे ज्यादा प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ेगा ना, आप तो बैठे हो वो पैसिफिक, 7 समुंदर पार, पता नहीं कौन सा 7 समुंदर, लेकिन हाँ बैठे हो दूर पे। ठीक है, तो ये सामरिक क्षेत्र में देखें तो गुटनिरपेक्षता के प्रति से हमेशा से रहा है, मन खट्टा रहा है यूएस का। नेक्स्ट हमारा देखो रक्षा क्षेत्र में देखें तो रक्षा क्षेत्र में हमारा काटसा है। अब काटसा के बारे में जान लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। काटसा का मतलब है, बस इसको हम आसान भाषा में समझेंगे कि हमें समझ में आए, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये हमारा काटसा का फुल फॉर्म है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसमें है क्या, देखो इसमें बोला गया है कि जो अमेरिका को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, क्या चीज में, जब रूस से हथियार खरीद रहा हो तो अमेरिका क्या कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। सोचो, सैंक्शन लगा सकता है। ठीक है, और जो काटसा साइन किया हो, जो काटसा साइन किया रहता है, तो काटसा साइन करने के बाद वो कोई भी अमेरिका के नीतियों के खिलाफ होगा तो वो सैंक्शन लगा देगा, हथियार खरीदेगा। तो रूस से हम लिए, क्योंकि हमेशा अमेरिका और रूस में टसन चलता रहता है, तो अगर रूस से भारत और इसके बीच में काटसा साइन हुआ है तो विशेष रूप से रूस से अगर S-400 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो चुनौती है, क्योंकि S-400 कहां से ले रहा है, रूस से ले रहा है, और ये S-400 मिसाइल है, तो काटसा के अगेंस्ट में उसके हो जाएगा, तो ये भी एक चुनौती है।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो आगे की राह में क्या कर सकते हैं हम लोग कि एशियाई सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए, आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए, कॉमन संरक्षण करना चाहिए और दीर्घकालिक हितों पे ध्यान देना चाहिए। ये आगे की राह वे फॉरवर्ड में बोल सकते हैं, या जो आपने चुनौतियां बताए हैं उन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ आप सजेशन दे दो और वो बन जाएगा। ठीक है, तो चुनौतियों को अवसर में बदलना, जैसे टीकों का विनिर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, युद्ध शुद्ध शून्य उत्सर्जन करना, जीरो इमिशन की बात रखे जाए, ऐसे हितों को बढ़ावा देने की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई मतभेद है तो वो मतभेद बैठ के सॉल्व करो, वार्ता से समाधान करो। ठीक है, और भारत अमेरिका के संबंधों का वैश्विक प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं के ऊपर होता है, अगर देख लें तो वैश्विक प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जांपल हम ले लें कि अगर क्वाड के लेके ये केवल 4 देश हैं, इंडिया यूएस का है बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है और इसमें जापान बना हुआ है, लेकिन और लोग को छोड़ो, इंडिया और यूएस को लेके चाइना घेर रहा है और पाक तो बोलता ही है, उछलेगा ही, तुर्की बोलता है। ठीक है, फिर इधर रसिया भी बोलने लगा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, पूरे देश पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए जब भी इनके संबंध बने ना तो वो तार्किक रूप से होना चाहिए और ऐसा ध्यान रखते हुए वो कि पूरे विश्व का कल्याण हो, शांतिपूर्ण बनाया जा रखे, ऐसा करके संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए। या ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 गुट में विश्व को बांट दो या 3 गुट में बांट दो। ठीक, तो ये हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। अब भारत और रसिया में आ जाते हैं। तो देखो, यूएसएसआर से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा और यूएसएसआर को विकसित होकर रसिया बन गया था। तो हम देखें कि यूएसएसआर से ही था संबंध, एक तरह से देख लें वहां से था। ठीक है, 2000 में भारत और रसिया ने रणनीतिक साझेदारी की। ठीक है, और लगभग सभी क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया है, साझेदारी किया है। और स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्तर बढ़ाया है दोनों ने। देखो, भारत और रसिया के बीच में द्विपक्षीय व्यापार डाटा देखें तो 8.1 अरब डॉलर का होता है। रूस भारत में क्या क्या लेके आता है, निवेश किस सेक्टर में करता है, तो रूस भारत में हाइड्रोकार्बन पे निवेश करता है, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत पे करता है, कोयला पे करता है, एटॉमिक एनर्जी पे करता है, उर्वरक में करता है, ये सब पे रूस इन्वेस्ट करता है, किसमें, भारत में। और लगभग आज के डेट में देखें तो 18 बिलियन डॉलर तक ये निवेश किया है। ये निवेश बढ़ के कितना हो गया इन सेक्टरों में, 18 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये सेक्टर है। अब सहयोग के क्षेत्र में देखो, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग में किया जा रहा है, जैसे कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बांग्लादेश में रूपपुर में एक परमाणु ऊर्जा बनाया जा रहा है, तो उसमें रसिया और भारत दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। अब कुड्डनकुलम भारत में बनाया ही जा रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण में जैसे ग्लोनास है, नेविगेशन सिस्टम है, उसमें रिमोट सेंसिंग और बाहरी अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग में, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में, गगन में मतलब गगनयान। ठीक है, तो ग्लोनास में कर रहे हैं, अर्थात स्पेस में भी इन लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन में कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन के थ्रू हम जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आदान प्रदान कर रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, रसिया इंडिया नेटवर्क बना रहे हैं विश्वविद्यालय में। साइंस एंड टेक में रक्षा के जितने हैं वो रक्षा के टेक्नोलॉजी हस्तांतरण कर रहे हैं। ब्रह्मोस देख लो। ठीक है, अब चुनौतियां क्या है, तो रूस और चीन के बीच में बढ़ती सैन्य साझेदारी आजकल बहुत ही आराना हो गया है चीन और रूस में। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इंडिया की नजदीकियां ज्यादा बढ़ रही हैं वर्तमान समय में, तो इसलिए रूस और चीन एक तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यूएस है यहाँ पे। अच्छा राजनीतिक संबंध है भारत और रसिया में, लेकिन वाणिज्यिक संबंध में देखा जाए तो वो अभी डाउन है, उतना नहीं है, उतना व्यापार नहीं हो पाता है। रूसी रक्षा आपूर्ति की सर्विसिंग से संबंध भारत की चिंताएं हैं। जितना रक्षा देता है रूस,
वो क्या करता है ना, एक तो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण नहीं करता है, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण नहीं करता है अर्थात हर बार मिसाइल उसी से खरीदना है, या कोई भी रक्षा उपकरण है या जहाज है, कुछ भी उससे वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। क्यों? टेक्नोलॉजी शेयर करेगा तो फिर भारत बनाने लगेगा, तो ये नहीं करता है। चलो ये रक्षा उपकरण तो दे रहे हो हमको, एटलीस्ट सर्विसिंग तो दो भाई। जर्जर हो रहे हैं हमारे रक्षा उपकरण और उसकी सर्विसिंग करने के लिए तुम राजी नहीं हो, तो ये एक चिंता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में और क्वाड को लेके रूस क्या करता है, आलोचना करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में देखो अमेरिका को हमेशा साथ दे रहा है, और क्वाड को भी हमने बताया ही था, तो रूस आलोचना कर रहा है। तो ये सारी चिंताएं हैं या चुनौतियां हैं, और इसको डिटेल में लिख सकते हैं। तो भारत के लिए रूस का महत्व क्या है? तो चीन को प्रति संतुलित करने के लिए महत्व है, जितने टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी के लिए महत्व रखता है, ठीक है। आर्कटिक में भारत का प्रभाव बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है, आतंकवाद से निपटने के लिए मदद कर सकता है, ठीक है। यूएन में अंतिम रूप देने की बात जब हो तो उसमें बात ये मदद कर सकता है। यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ये क्या हो सकता है, भारत को मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट कर सकता है। और भारत के सबसे बड़े देखें हथियार निर्यातकों में कौन है? रूस है। सबसे ज्यादा हथियार निर्यात कौन करता है? रूस करता है। तो इन तमाम मामलों में रूस क्या करता है, महत्व रखता है भारत के लिए। तो आगे की राह जितनी प्रॉब्लम है उसी पे सुझाव देंगे या कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान के सेक्टर में एक दूसरे से मिलकर वहां के संसाधनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। अफगानिस्तान में मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है, उसमें रक्षा सहयोग को एक दूसरे साथ आके क्या कर सकते हैं, रक्षा हथियार को बढ़ावा दे सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक समर्थन कर सकते हैं एक दूसरे को। जो ब्रिक्स है, संघाई सहयोग है, इन सब पे क्या होगा, इनसे वैश्विक शक्ति संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो ये आगे की राह दे सकते हैं कि हाँ दोनों मिलकर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। कुछ और हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आर्थिक सहयोग को मजबूत कर सकते हैं एक दूसरे को, और अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो अव्यवस्थित जो चल रहा है अव्यवस्था, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस तरह हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। अब लास्ट वन हम आते हैं किसमें, भारत और फ्रांस के रिलेशन में। तो भारत और फ्रांस रणनीतिक रूप से 1998 में बने थे, और दोनों ही लोकतंत्र हैं। मालूम है ना कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहां से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था भारत में, ठीक है। तो लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता, विधि के शासन और मानवाधिकार जैसे दोनों मूल्य क्या करते हैं, साझा करते हैं, और दोनों ही प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। द्विपक्षीय व्यापार देखें तो दोनों के बीच में कितना होता है, 10.75 अरब डॉलर का होता है। और फ्रांस भारत में सिर्फ 10 विदेशी निवेशकों में शामिल है। अगर देखा जाए एफडीआई जो लाता है उसमें शीर्ष 10 में कौन शामिल है? फ्रांस शामिल है। ये डाटा हुआ। सहयोग किस में होता है? तो अंतरिक्ष पे सहयोग होता है। जैसे अंतरिक्ष में क्या, तृष्णा, मेगाट्रॉपिक्स, की बैंड प्रोपोगेशन एक्सपेरिमेंट भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए घटकों और उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। तो जितने घटक है, उपकरण है, उसके लिए आपूर्ति कौन करता है? फ्रांस करता है। तो तृष्णा, मेगाट्रॉपिक्स, उपग्रह के बारे में बात करोगे, दोनों मिलकर किए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देंगे। असैन्य परमाणु सहयोग करते हैं। जैसे असैन्य परमाणु सहयोग में देखो, जैतापुर संयंत्र में न्यूक्लियर सप्लाई करता है, मतलब न्यूक्लियर सप्लाई मतलब यूरेनियम देता है, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से देखो तो सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र खोला गया है, कहाँ? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन किया जाता है फ्रांस में। प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते की सहायता से पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाया गया है। तो प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता हुआ है फ्रांस और इंडिया में, वो पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाता है जिससे निवेश होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा, साइंस एंड टेक और शिक्षा दोनों में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। भाई ऊपर हमने बता ही दिया है कि की बैंड प्रोपोगेशन एक्सपेरिमेंट में जब साथ में है तो ये तो साइंस एंड टेक का हो गया। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च, ये
दोनों मिलके काम करते हैं। कौन? इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे भारत फ्रांसीसी मंत्रियों स्तर पे संयुक्त बैठक समिति होता है। उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि विकास में क्या करते हैं? ये फ्रांस क्या करता है? सहयोग करता है, जो भी उन्नत टेक्नोलॉजी है। ठीक, अब आ जाओ महत्व क्या है। तो बहुपक्षवाद, बहुलतावाद और एक असैन्य अवरोध आधारित नीतिगत दृष्टिकोण और आदर्शों को अपनाने में हो जाता है। भाई ऐसा है ना कि पूरे विश्व में को बहुत ध्रुवीय बनाना है ना, तो सबसे साठगांठ रखना है, या भारत को महाशक्ति बनना है ना, तो फिर सबका हेल्प लेना है। जो अच्छी अच्छी बातें हैं सबकी, वो ले लेना है और समझौते करते रहना है। अपने आप को सुदृढ़ करना है, हर एक मंच पे लाना है। और फ्रांस यूरोप में बहुत महत्व रखता है। हमारे यूरोप तक पहुंच बनाने में फ्रांस बहुत मदद कर सकता है। रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो सकता है फ्रांस से के कारण। अंतरिक्ष की जो गतिविधियां हैं उसमें सहयोग होगा इसरो से। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी रूप से हम साउंड नहीं है, जो चीज अंतरिक्ष को लेके फ्रांस है, हम सहयोग ले सकते हैं वहां से। ठीक है, हिंद महासागर, उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में ये दोनों संयुक्त गश्ती अभियान करते हैं। ठीक है, अर्थात हिंद महासागर, बड़ा आसानी से समझो तो हिंदी लिख दिए, हिंद महासागर को सुरक्षा करने में महत्व है। आईएसए को कैसे भूल सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, कोवैक्स हो गया, एसीटी हो गया, इन सब में ये क्या कर रहा है? पार्टनर है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर बनाया है, इसलिए महत्व रखता है। जलवायु परिवर्तन, अगर कोई सम्मेलन होता है तो जलवायु परिवर्तन को पूरा जैसे महत्वपूर्ण मामलों पे निर्णय लेने में मदद कर सकता है। और ब्रेक्जिट के बाद हमने बताया है कि यूरोप के साथ संबंध बनाने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सभी तरह से कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा महत्व हुआ। तो ओवरऑल हमने 3 टॉपिक देख लिया, और तीनों टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? अमेरिका के साथ संबंध देखा, जो क्वेश्चन है, और हाँ, जो करंट में रहेंगे वो करंट के बता देंगे लास्ट में, लेकिन हाँ कुछ हवा दे दिए यहाँ पे, बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पढ़ना क्या है वो समझो, अप्रासंगिक चीजें मत पढ़ो। चलो, लाइक और कमेंट जरूर कर देना, शेयर करो अपने ग्रुप में। भाई ये फैमिली बढ़ना चाहिए, ये आप लोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।